नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही देखी प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज फिर लेकर आई हूं खेती बाड़ी, पशुपालन, मौसम और मंडी से जुड़ी अहम बातें, जो आपके खेत खलिहान और रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ी है। आज के अंक में आप जानेंगे समेकित मुर्गी विकास योजना, वैशाली में महिलाओं का रेशम प्रशिक्षण, पान की उन्नत खेती, कांटे रहित नागफनी चारा तकनीक और पावर वीडर जैसे आधुनिक उपकरणों की जानकारी। साथ ही नजर डालेंगे मंडी के ताजा भाव और मौसम के हाल पर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। बिहार में समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर फार्म को अनुदान सहायता। वैशाली में महिलाओं के लिए 3 दिवसीय रेशम उत्पादन प्रशिक्षण संपन्न। कांटे रहित नागफनी और पान की उन्नत खेती से किसानों को हो रहा लाभ। बिहार सरकार ने लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए समेकित मुर्गी विकास योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 10,000 और 5,000 लेयर मुर्गी फार्मों के लिए अनुदान सहायता दी जा रही है। 10,000 लेयर क्षमता वाले फार्म, जिसमें फील्ड भी शामिल है, तथा 5,000 लेयर क्षमता वाले फार्म पर सरकार 30 से 40 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान कर रही है। सामान्य वर्ग के लाभुकों को 30% और अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लाभुकों को 40% अनुदान दिया जाएगा। साथ ही 4 वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज पर 50% राशि भी अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना मुर्गी पालन को एक लाभदायक और संगठित व्यवसाय के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वैशाली जिले में लालगंज प्रखंड के 5 दामिया में आयोजित 3 दिवसीय रेशम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को रेशम उत्पादन की बारीकियों से अवगत कराना और उन्हें अपने कौशल के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए सक्षम बनाना था। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को रेशम उत्पादन की विभिन्न तकनीकों का प्रायोगिक ज्ञान दिया गया। साथ ही फील्ड विजिट भी कराई गई, जिससे उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में उत्पादन प्रक्रिया समझने का अवसर मिला। मान लीजिए ये हमारा बेड है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा बेड है, इस पे हमने कीड़े रखे हैं। तो पत्ती जब तोड़ के लाएंगे आप, तो पत्तियों को ऐसे उसके ऊपर रखना है, ठीक है, या ऐसे रखना है, दोनों तरह से। कीड़े हमेशा जो है पत्तियों को इस भाग से खाते हैं, मतलब नीचे वाले तले से। इधर से ऊपर से नहीं खाएंगे, वो कहाँ से खाएंगे? नीचे से। नीचे से क्यों खाएंगे? क्योंकि उनको नीचे से क्या है, ज़्यादा पकड़ने के लिए जगह मिलती है, ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ से खाते हैं। और कीड़े हमेशा क्या करते हैं, वो किनारे से, देखिए पत्तियों का किनारा है ना, वो हमेशा किनारे से खाना शुरू करते हैं। और वो जब इससे आप समझ सकती हैं कि जब आप कीड़े जो है पत्ती खाना शुरू करते हैं, तो उससे आप समझ सकती हैं कि अगर कीड़े हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, और वो एक किनारे से एक तरफ से खाना शुरू कर रहे हैं, मतलब आपके कीड़े बहुत स्वस्थ हैं और बहुत हेल्दी हैं। पान की खेती भारत की एक पारंपरिक और व्यापक रूप से प्रचलित खेती है। उन्नत पान की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, अच्छी मिट्टी और सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता होती है। आधुनिक तकनीकों जैसे उन्नत बीजों, जैविक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से पान की उपज में वृद्धि की जा सकती है। पान की खेती से किसानों को अच्छी आय होती है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। बाजार में पान की मांग हमेशा अधिक रहती है, जिसके कारण इसकी खेती किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। कांटे रहित
नागफनी एक ऐसा पौधा है जो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में हरे चारे का उत्तम स्रोत है। वर्षा ऋतु के दौरान जब हरे चारे की कमी होती है तब यह पशुओं के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होता है। राजस्थान और गुजरात जैसे शुष्क क्षेत्रों के साथ साथ अब बिहार में भी इसकी खेती शुरू हो चुकी है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कांटे नहीं होते, जिससे यह पशुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित और पौष्टिक चारा प्रदान करता है। इस पौधे की खेती से पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। पावर वीडर एक आधुनिक उपकरण है जिसका प्रयोग खेतों में घास फूस और झाड़ियों को काटने के लिए किया जाता है। यह उपकरण पेट्रोल या इलेक्ट्रिक मोटर के साथ चलता है और इसके साथ विभिन्न प्रकार के काटने वाले हेड लगाए जा सकते हैं। पावर वीडर का उपयोग मुख्य रूप से बागवानी और लैंडस्केपिंग कार्यों में किया जाता है। इसके प्रयोग से खेतों में खरपतवार नियंत्रण आसान हो जाता है और किसानों का श्रम व समय दोनों की बचत होती है। वैशाली जिले के जरवावाड़ी टोला के प्रगतिशील किसान रामवीर चौरसिया ने नींबू की खेती और नर्सरी व्यवसाय को अपनाकर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि अपने गांव के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। लगभग 6 वर्ष पहले उन्होंने नींबू की खेती की शुरुआत की थी। आज उनके पास सैकड़ों पौधों की एक नर्सरी है जहां से वे उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के पौधे तैयार कर अन्य किसानों तक पहुंचा रहे हैं। इस व्यवसाय से उन्हें हर महीने अच्छी आमदनी हो रही है। उनका कहना है कि थोड़ी सी तकनीकी जानकारी और नियमित देखभाल से नींबू की खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदला जा सकता है। नींबू का पौधा मैंने लगाया है और लगभग 10 कट्ठे में लगाया है। इसका फलन क्षमता काफ़ी अच्छा होता है। पहली बार ये है कि इसका बाजार में डिमांड ज़्यादा है। बाजार में कागजी नींबू जो है ना कि सालों भर मिलता है, जिसको देखते हुए इस पौधा को मैंने ऐसा लगाया कि सालों भर इस पौधे से हम लोग को उत्पादन हो और बाजार में आसानी से बिक जाए। आइए जानते हैं पटना के मंडी में आलू और प्याज के आज के ताजा बाजार भाव। लाल आलू 1700 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 1650 रुपए प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 1900 रुपए प्रति क्विंटल। अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। पटना के आसपास के क्षेत्रों में आज अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम में नमी बने रहने के कारण खेतों में जल जमाव से बचाव जरूरी है। सब्जियों और दलहनी फसलों में अतिरिक्त पानी निकाल दे और कीट रोग की नियमित निगरानी करें। तो यह थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त, लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे मक्के की सामयिक प्रबंधन के बारे में। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं पौधा संरक्षण के। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो खेतों में मक्के की स्थिति है वो क्या स्थिति है और क्या कृषि कार्य करना चाहिए, क्या देखभाल करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को? बहुत अच्छा प्रश्न है। मक्का जिसको आप कहते हैं मुख्य रूप से मेज भी अंग्रेजी में कहते हैं, तो मक्का पहले जानिए, ये इसको सीरियल की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल भी कहते हैं। और ये एक ऐसा क्रॉप है जो अपने आप सुधरता है, इसका स्वास्थ्य अपने आप सुधरता है, इसलिए इसको सेल्फ इम्प्रूविंग क्रॉप भी कहते हैं। इस बार कृषि विभाग द्वारा
मक्का के उत्पादन और उत्पादकता पहले खरीफ में रबी में अच्छी होती थी और खरीफ में कम होती थी, लेकिन इस बार कृषि विभाग द्वारा खरीफ में भी मक्का के उत्पादन पर बल दिया गया है। तो मक्का के लिए सबसे पहले खरीफ मक्का में किसान जो है जैसे तैसे वैरायटी लगवा देते थे, इसमें केयर नहीं करते थे, लेकिन अब मक्का का हाइब्रिड वैरायटी भी लगाया गया है और किसान को अनुदान भी दिया जा रहा है। तो मक्के में सबसे पहले ये करिए कि खेत की अच्छी से तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आप क्या करिए 20 से 25 किलोग्राम बीज दर 1 हेक्टेयर के लिए अनुशंसित होता है और उसको प्लांट टू प्लांट और रो टू रो जो डिस्टेंस है किसानों हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा उस पर आप लगा दीजिए। और जैसे लगाने के पहले मक्का में सबसे पहली वही समस्या आता है खरपतवार की। तो खरपतवार के प्रबंधन के लिए एट्राजीन और सीमाजीन ये 2 मक्का के लिए स्पेसिफिक हर्बिसाइड हैं, उसका आप उचित मात्रा में उपचार कर लीजिए। वो एट्राजीन और सीमाजीन का 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बालू में मिला करके उसको छिड़काव कर लीजिए, तो आप जो है खरपतवार की समस्या से आप निजात पा जाएंगे। दूसरी जो समस्या है वो आपका कीट की समस्या है। कीट में सबसे पहला कीट जो आता है वो तना छेदक कीट होता है। तना छेदक कीट वही होते हैं जो आपके लगते हैं किसमें, धान में लगते हैं। तो तना छेदक कीट वही है, उसके शिशु जो है भीतर तना के अंदर अपना अंडा शिशु उसकी मादा कीट जो है तना के भीतर अंडा देती है, उसे शिशु निकलता है और शिशु तना के भीतरी भाग को खाता है, जिसके कारण इसमें भी ऊपर की डालियां सूख जाती है, इसमें भी डेड हर्ट होता है। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख कीट है वो है जब भुट्टा बन जाता है, भुट्टा में दाना बन जाता है, दाना को कॉप बोरर हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा उसको खाता है, जिसके कारण भुट्टे की जो है मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो वो दूसरा कीट है। और तीसरा कीट जो सबसे इंपॉर्टेंट कीट है अभी कहते हैं उसको कहते हैं FAW फॉल आर्मी वार्म और आर्मी वार्म का पतन। ये मक्का का सबसे महत्वपूर्ण कीट है। ये कीट हमारा केरला से आया था और इधर ही नए वर्षों में आया है। चूंकि जलवायु का परिवर्तन का प्रभाव है इसलिए नए नए कीट आते हैं। तो फॉल आर्मी वॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट कीट है, इससे मक्का को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचता है। तो अब इसका प्रबंधन चाहिए। तो तना छेदक कीट के लिए तो मैंने कह दिया है कार्बोफ्यूरॉन 3G आप जो है व्हर्ल में डाल दीजिए, एक जर्दा के डिब्बे में छेद करके व्हर्ल में जो व्हर्ल गभा होता है, गभा में एक बार झिला दीजिए, 4-5 दाना गिरेगा, तना छेदक कीट गभा में रहता है, वो कीटनाशी के संपर्क में आएगा मर जाएगा। जो तना छेदक कीट हो गया। और जो हमने बचाया बीच में जो गड्ढा में दाना लगता है, पॉड बोरर लगता है, पॉड बोरर के लिए आप जो है पॉड बोरर के लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोरोपिड हो वो 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में छिड़काव कर देंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि उस समय हम जो है खाने की स्थिति में रहते हैं तो किसान बंधु मैं कहूँगा कि इमिडाक्लोरोपिड के बदले आप नीम से बना पेस्टिसाइड 1500 ppm का 6 ml प्रति लीटर पानी के दर से आप छिड़काव करें तो ये बायो पेस्टिसाइड है, ये मक्का में जहर नहीं लाएगा जिसको हम लोग खा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी खरपतवार और कीट नियंत्रण के बारे में बताया। अब हम चर्चा करते हैं बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब मक्के में कौन कौन सी बीमारी होती है जो हमारे फसल को प्रभावित कर सकती है और उसका नियंत्रण हम लोग कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। मक्का जो है खास करके खरीफ मक्का जबकि पानी की आवश्यकता होती है, पानी जमा रहना मक्का के लिए पानी काल का होता है, बहुत ही बड़ा शत्रु होता है। तो सबसे पहला जो रोग उसमें आता है उसमें आपका झुलसा रोग होता है। झुलसा रोग जो है ये ब्लाइट का होता है, ये बेलनाकार या आँख के आकार का होता है। इसके प्रबंधन के लिए पत्ती पर बनता है और धीरे धीरे इसका प्रकोप अधिक होता है तो पूरी पत्ती को जला देता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है और मक्का के फसल में उत्पादन और उत्पादकता में कमी हो जाती है। तो इसके प्रबंधन के लिए आप जो है कार्बेंडाजिम और मैंगोजेब जो संयुक्त उत्पाद है बाजार में उपलब्ध है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो ये ब्लाइट का प्रकोप से बच जाएंगे। और दूसरा की जो है रोग है वो है बैक्टीरियल जनित रोग।
बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग है वो तब जब होता है जब आपके खेत में पानी जमा हो जाएगा। पानी जमा हो जाने के कारण क्या होता है, बैक्टीरिया पनपता है और नीचे से तीसरा और दूसरा जो स्तंभ होता है वहीं जो है खोखला हो जाता है और वहीं से मक्का गिर जाता है, जिससे काफ़ी हानि होती है और उसको आप सूंघेंगे तो सड़ी मछली जैसा गंध आएगा। तो इसके लिए प्रबंधन के लिए क्या करें कि जल निकास की सही व्यवस्था करें। मक्का के खेत में खरीफ सीजन में वर्षा ऋतु में पानी नहीं जमने दें। अगर पानी जम भी गया है तो उसको क्या करें, तब ऐसी स्थिति में एक जो है बैक्टीरिसाइड है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, वो 6 ग्राम का पाउच होता है। 6 ग्राम के पाउच को 15 से 20 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो ये बैक्टीरिया जनित बीमारी से आप निजात पा जाएंगे। किसान बंधु, डॉक्टर प्रमोद ने खरीफ मक्के की सामयिक देखभाल और प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है।
लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।